एक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है उसको एक कैरेक्टर में जाना। एक कैरेक्टर को सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए। मेरा नाम देव है, मैं देव हूँ, लेकिन जब मैं अगर कोई कैरेक्टर कर रहा हूँ तो उस वक्त मैं देव नहीं हूँ, उस वक्त मैं वो कैरेक्टर हूँ। हम मेंटली, फिजिकली हर एक चीजों से उसमें ढल जाते हैं, दिल से भी, कि वो कैरेक्टर हम जीना शुरू कर देते हैं। तो उसमें से बाहर आना भी उतना ही जरूरी है। आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया तो आपने कैसे तैयारी की थी वो कैरेक्टर के लिए? तो आपको नेचुरली उस जमाने की तरह सोचना पड़ेगा, उस जमाने की तरह खुद का हर एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। तुला फिरवी न माझ्या गाडीवर, उस गाने में सर ने लीड करके काम किया है, लीड एक्टर करके। मतलब आप वो गाने की पूरी जर्नी बताइए प्लीज। देखते देखते वो सॉन्ग 50 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन, आज वो सॉन्ग 200 मिलियन प्लस हो चुका है। नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमारे साथ देव झुमरे सर जुड़ चुके हैं, जो कि तुला फिरवी न माझ्या गाडीवर जो गाना है, उस गाने में उन्होंने लीड एक्टर करके काम किया है और उनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बातें करी है हमने पॉडकास्ट में। जैसे कि एक्टिंग के बारे में, क्या एक एक्टर परफॉर्म कैसे करता है एक कैमरा के सामने, या फिर एक एक्टर कैरेक्टर में कैसे जाता है। सो प्लीज एंड तक देखना है पॉडकास्ट, आप इंजॉय करेंगे। लेट्स गेट इनटू वीडियो। नमस्कार देव सर। आज हमारे पॉडकास्ट में देव झुमरे सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अपने वो गाना सुना ही होगा, तुला फिरवी न माझ्या गाडीवर। उस गाने में सर ने लीड करके काम किया है, लीड एक्टर करके। सर उस गाने का जरा एक्सपीरियंस बताइए कि वो गाना आपको कैसे मिला और कैसे आपने वो गाने की शुरुआत हुई और एंड अप कैसे हुआ कि आपको लगा था वो गाना इतना बूम हो जाएगा पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में, कि सब आपको पहचानने लगेंगे और आपको वो फेम मिला। मतलब आप वो गाने की पूरी जर्नी बताइए प्लीज। सबसे पहले तो नमस्ते, सभी को मेरा प्रणाम। और मैं बेसिकली एक्टर बाद में बना, क्योंकि एक्टर में बनूंगा ऐसे कुछ जहन में नहीं था। मैंने मेरा एजुकेशन सिविल इंजीनियरिंग किया था। उसके बाद में मैं एज ए इंजीनियर दिमाग में रख के मैंने एजुकेशन कंप्लीट किया। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे मैं बड़ा होते गया तो सबसे ज्यादा मेरी माँ की ख्वाहिश थी कि मैं इस फील्ड में आऊँ, एक्टिंग फील्ड में। वो हर बार ये कहती थी कि एक बार जैसे कोई अगर मूवी चल रही है या कोई सॉन्ग चल रहे तो वो बोलती थी, देख मैं तुझे यहाँ पे देखना चाहती हूँ। तो मेरी माँ की सबसे बड़ी विश थी कि मैं एक्टिंग फील्ड में आऊँ, एक्टिंग करूँ। और धीरे धीरे मैंने ड्रामास ज्वाइन किया। ड्रामा करते 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 फिर मैं सॉन्ग की तरफ थोड़ा मुड़ा। एक चैनल है, वो चैनल ने मुझे अप्रोच किया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एक सॉन्ग है, आप करोगे क्या? मराठी का सॉन्ग था, थोड़ा सा गाना, मतलब ऐसा था कि डांस वगैरह कर सकते हैं, बहुत कुछ था उसमें। अब मैंने सोचा चलो अभी इसके लिए डांस क्लास भी लगाना पड़ेगा। फिर मैंने डांस क्लास भी ज्वाइन किया। तो सीखते सीखते मैं यहाँ तक पहुंचा, आज भी सीख रहा हूँ। वो सॉन्ग बना, बनने के बाद में भी मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि वो सॉन्ग इतना चलेगा। जैसे वो सॉन्ग रिलीज हुआ, शुरू शुरू में इतना वो सॉन्ग ने पिकअप नहीं लिया, मतलब इतना फेमस नहीं हुआ था। लेकिन धीरे धीरे देखते देखते वो सॉन्ग 50 मिलियन, 70 मिलियन, 100 मिलियन, आज वो सॉन्ग 200 मिलियन प्लस हो चुका है। सो ये जब मैं कभी सोचता हूँ कि वाकई में जब मैंने उस वक्त वो सॉन्ग सुना था तो उतना चलेगा, ये मुझे तो नहीं लगा। लेकिन ये सब आप लोगों का प्यार है, सबको अच्छा लगा। आज त्योहार हो, किसी की शादी हो, किसी का बर्थडे हो, और लोग बहुत मतलब ज्यादा पैमाने में उस गाना लगाते, उस पे झूमते, नाचते, एंजॉय करते। और देख के कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है, क्योंकि जो सोचा था शायद उससे ज्यादा मुझे मिला। यस, राइट। उसके बाद में मैंने बहुत सारे सॉन्ग्स किए। मेरे अभी तक 22 एल्बम सॉन्ग्स हो चुके हैं। मेरे 2 मूवीज जो है अभी अगस्त में रिलीज है।
एडवोकेट यशवंत जमादार करके मराठी मूवी है। बहुत अच्छी स्टार कास्ट है उसमें। मकरंद देशपांडे है, साइली संजीव है और हास्य जत्रा के कुछ कलाकार भी है उसमें। बड़े बड़े कलाकारों के साथ में काम किया। उसके पहले मैंने एक आध छता खाली ये मूवी में काम किया था, जिसके साथ मैंने जो अपने सीनियर आर्टिस्ट है बहुत मोहन जोशी सर, उनके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की। दीपाली सैयद के साथ स्क्रीन शेयर की। मिलिंद गौली जी है, मिलिंद गुना जी है। तो इन सब लोग, बड़े बड़े लोगों के साथ में काम करते वक्त मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि कहीं ना कहीं मैं, चलो इन लोगों ने तो काफी काम किया हुआ है और मैं धीरे धीरे इनके साथ में काम करते आओ। देखा जाए तो मैं भी फ्रेशर हूँ, लेकिन फ्रेशर मैं आज भी खुद को फ्रेशर ही मानता हूँ। जिससे जितना सीखना हो उतना मैं उससे सीखने की कोशिश करता हूँ। और इन सब लोगों के साथ में आज काम करते करते मेरे मूवीज हो चुके हैं। 3 मूवीज मेरे रिलीज है, 2 मूवीज मेरे रिलीज होने वाले हैं। मैंने 2 सीरियल भी किए हैं। लागी रे झालं जी करके जी मराठी का एक सीरियल है, उसपे भी मैंने छोटा सा रोल किया था। और राजमाता जिजाऊ, जिसमें जिजाऊ माता जो है महाराज शिवाजी महाराज जी की जो माता जी है, उनके भाई का किरदार मैंने किया था। राघोजी राजे जाधव उनका नाम था। तो हिस्टोरिकल में भी वो कुछ अलग एक्सपीरियंस था। वो भी मैंने करके देखा और धीरे धीरे बस जर्नी अभी चल रही है। नाइस नाइस सर, मैं आपसे और एक पूछना चाहूंगा कि आपने अभी बताया कि जैसे सिविल इंजीनियरिंग से आपने स्टार्ट किया। हाँ, यस। आप सिविल इंजीनियर से एक्टर बने, सो वो बहुत ही अलग डिफ्लेक्शन है, आपने बताया भी मम्मी की वजह से। हाँ, यस। तो आपने सिविल भी किया, उसके बाद भी आपने कुछ बताया कि आपने और भी कुछ कुछ चीजें की। तो आप अपनी लाइफ जर्नी के बारे में कुछ बताइए कि आपने क्या क्या किया, अलग अलग चीजों से आपने क्या क्या सीखा, और वो अपने ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए। नहीं, बचपन से मुझे ये चाव थी कि मैं कुछ करूं। मतलब अगर मैं यहाँ पे आया हूं तो कुछ करके जाऊंगा, इतना तो मेरे जहन में था, बचपन से था। और स्टार्टिंग में मुझे जैसे हॉबीज में मैं पियानो बजाता था, फिर मैंने उसके क्लासेस लगाए, गिटार बजाया, वो सीखा। तो धुन और म्यूजिक इससे मैं थोड़ा सा क्लोज था बचपन से। और धीरे धीरे फिर एक्टिंग फील्ड में आने के बाद में मैंने सोचा कि चलो एक्टिंग कोई ऐसी तो बात नहीं है कि उठा और सीधा स्क्रीन के सामने आप शुरू हो गए। तो आपको कोई भी चीज हो, नॉट ओनली एक्टिंग, कोई भी चीज हो उसको सीखना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी डेप्थ तक आपको जाना जरूरी है। उसको आप जितना समझोगे उतना बाखूबी उसको कर सकते हो। ये मैं मानता हूँ मेरे नॉलेज से, क्योंकि जितना आप उसको पहचानोगे उतनी अच्छी तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने ड्रामा ये बहुत सुना था, मैंने वो पहले चॉइस किया कि मैं ड्रामा से सीखूंगा। क्योंकि ड्रामा में बहुत बारीकियां होती है, जैसे आपका डायलॉग डिलीवरी हो, या फिर आपका स्टैंडिंग पोजीशन हो, या कैसे आप बॉडी मूवमेंट हो, ये बहुत बारीकाई से सिखाया जाता है, जो बेसिक आपको सीखना जरूरी है। और वो ड्रामा से मैं सीखते सीखते फिर धीरे धीरे मैंने शॉर्ट फिल्म में भी काम किया। शॉर्ट फिल्म मेरी फर्स्ट ये थी जो कहते हैं ना कैमरा के सामने। तो मैंने शॉर्ट फिल्म से शुरुआत की। फर्स्ट टाइम मैं कैमरा के सामने शॉर्ट फिल्म में आया। उसके बाद में फिर मैं सॉन्ग के बाद में फिर सीरियल, और सीरियल के बाद में मेरा मूवी। तो यहाँ तक की जर्नी जो भी है ना, मैंने बहुत सीखते सीखते चला हूँ। आज भी सीख रहा हूँ, आगे भी बहुत कुछ सीखने की इच्छा है। बड़े बड़े कलाकारों से तो सीखने को मिलता ही है। जितना आप अच्छे कलाकारों के साथ, बुजुर्ग कलाकारों के साथ काम करोगे, तो उनकी जो जर्नी है या उनका जो एक्सपीरियंस है वो आप कहीं ना कहीं आपको काम आता है। आगे चल के लाइफ में आपको वो काम आएगा। और मेरे लिए ये सब कुछ नया था, सब कुछ शॉकिंग था। जिस दिन मेरा ये सॉन्ग हिट हुआ, उसके बाद में मेरे बहुत सारे सॉन्ग्स आए जो अच्छे चल रहे, लोग पसंद कर रहे। 50 मिलियंस के ऊपर ही मेरे सारे सॉन्ग चल रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है, अच्छा लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ, ये सामने जो मुझे देख रहे हैं उनको अच्छा लग रहा है। या उनके चेहरे पे वो जो स्माइल आ रही है, भले वो 2 मिनट का गाना हो या 3 मिनट का हो, या कुछ मेरे एक्ट हो 1 मिनट की हो, जिसमें मैं उनको हंसा सकता हूँ।
रोजमर्रा की जिंदगी में हर कोई अपने अपने तरीके से, कोई जॉब कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, तो उसमें से कहीं से वक्त निकाल के अपना दिल वो लोग लगाते हैं, वो जो क्लिप है, वो जो सॉन्ग है, वो जो एक्ट है, वो देखने के लिए। और वहां पर कुछ वक्त के लिए, कुछ मिनट के लिए अगर आपकी वजह से उनके चेहरे पे स्माइल आती है, Yes. वो खुश होते हैं, उनके खुशी का हम कारण बनते हैं, वो तो मुझे ऐसा लगता है इससे बड़ी और कोई अवार्ड नहीं है, इससे बड़ा और कोई काम नहीं है। Yes. ऐसे मैं समझता हूँ। इसलिए मैं इसको मतलब बहुत दिल लगा के करता हूँ। इसमें मैं थकता नहीं हूँ। जैसे कभी रीडिंग हो, तो रीडिंग में आपको पता है बहुत वक्त लगता है। Yes, right. स्टोरी रीडिंग में, या जो आप प्रैक्टिस करते हो, रिहर्सल्स होती है हमारी, घंटों घंटों तक चलती है, पूरा पूरा दिन, कभी कभी आधी आधी रात तक चलती रहती है, पूरी पूरी रात प्रैक्टिस चलती रहती है। तो इसमें कभी नींद आना, कभी थक जाना, या कभी मतलब मुझे ऐसे फील नहीं होता। हाँ, क्यों फील नहीं होता? क्योंकि मेरा इंटरेस्ट ज्यादा है इसमें। yes. जिस चीज में आपको इंटरेस्ट रहेगा या होता है, उसमें आप थकते नहीं हो। Right. ऐसे मैंने कहीं पे सुना है और वो मैंने महसूस भी किया है। तो मुझे ये जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, इसे मैं 100% नो डाउट, इसमें बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई इसमें आ जाओ तो इसमें पैसा बहुत मिलेगा, शोहरत मिलेगी, इसमें मिलती है। इसके बदल मतलब इसके ऊपर मुझे कोई ये ऑब्जेक्शन नहीं है। इसमें आपको शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, हर एक चीज मिलेगी, लेकिन उससे बढ़कर कहीं ना कहीं आपके दिल को सुकून मिलेगा। Correct, sir. Right. और वो सुकून किसी भी दौलत से बहुत बड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो आप चाहते हो, जो आप मानते हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट है सबसे ज्यादा, वो आप बाखूबी निभा रहे हो, वो चीज मेरे लिए बड़ी है। Yes. और इसलिए मैं इसमें मतलब कहते हैं ना, मैं मशहूर हो जाता हूँ, गुम हो जाता हूँ ये करते करते। आप घुल मुझे मिल अच्छा जाते हो लगता है। इसमें। हाँ, Yes, yes. तो ये सारी चीजें ऐसे है, स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना। अभी अगर बोलने जाओ तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है जो मैं बताने जाऊँ तो शायद वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन हर एक इंसिडेंट से, हर एक एक्ट से, हर एक काम से मैं कुछ ना कुछ सीखा हूँ, बहुत ज्यादा सीखा हूँ। और जो मुझे डेली मेरी लाइफ में भी काम पे आ रहा है, मेरी पर्सनल लाइफ में भी काम पे आ रहा है। एक अच्छा आदमी बनने की मैं कोशिश करता हूँ, बन रहा हूँ। मुझे जब मैं ड्रामा में था तो मुझे ऐसे सुनने में आया था कि जो इंसान ड्रामा करता है या जो इंसान एक्टिंग फील्ड में है, एक्ट करता है, वो अलग अलग किरदार निभाता है। तो वो जो अलग अलग किरदार निभाता है, तो वो किरदार वो जीता है, ऐसा मैं मानता हूँ। वो किरदार वो जीता है, और इतने अलग अलग किरदारों में से आप जब जाते हो तो नेचुरली आप कुछ बनो ना बनो, लेकिन एक अच्छा इंसान बन सकते हो, ऐसा मैं मानता हूँ। अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अभी बच्चों को एक्टिंग के लिए, डांस के लिए उनकी फैमिलीज, पेरेंट्स, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने करना ही चाहिए। क्योंकि जब बच्चा, अब उसकी बढ़ने की उम्र है, वो पढ़ तो रहा है, पढ़ने की उम्र में भी वो पढ़ रहा है, लेकिन उसके साथ में उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे वो बनेगा। अभी वो माटी का ढेर है, उसको कहते हैं ना, वो कुमार आकार देता है, तो उस तरीका का उसका भी है। लेकिन उसमें अगर आप पढ़ते पढ़ते, ये जो डांस है, ये जो एक्टिंग है, ये अगर उसमें आप साथ में रखोगे, इसकी क्लासेस भी मैं तो चाहता हूँ हर एक स्कूल में ये क्लासेस हो, चालू डांस की या एक्टिंग की। ये जो क्लासेस अगर शुरू करोगे तो शायद से उनमें और भी बहुत सारी चीजें जो निखर के बाहर आएगी, और उससे वो जो बच्चा है वो भी काफी ये हो जाएगा, मतलब होशियार तो होगा, लेकिन वो अलग एक्सपीरियंस में ढाला जाएगा। जो अपनी जिंदगी में कुछ बने ना बने, लेकिन एक अच्छा इंसान पक्का बनेगा, क्योंकि वो ही हमारा फ्यूचर है। आज इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे आ रहा है, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं, पेरेंट्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, पेरेंट्स भी बच्चों की स्किल्स देख के उनके अलग अलग क्लासेस के लिए सोच रहे, किसी डांस क्लास हो, एक्टिंग क्लास हो, और कोई एक्टिविटीज हो। तो पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं इन सारी चीजों के पीछे, और होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ।
बिकॉज इससे वाकई में वो इंसान बहुत अच्छा बन सकता है, उसका फ्यूचर अच्छा बन सकता है, बहुत सारी चीजें इसमें से हो सकती है। यस सर, अभी आपने जैसे कहा कि एक छोटा लड़का है, उसको अगर एक्टिंग सीखना है कि वो घड़ा अपने को जैसे कुंभार करता है। हाँ, मैंने सुना है कि एक एक्टर पानी की तरह होता है, जिस चीज में भी डाल दो उसका आकार ले लेता है। ले लेता है, सही। सर सुनने में बहुत आसान लगता है, वो है नहीं सर। हमारे जनरल ऑडियंस के लिए बता दीजिए कि एक एक्टर की लाइफ कितनी मुश्किल होती है, उसको एक कैरेक्टर में जाना, वो कैरेक्टर निभाना, फिर शाम को शिफ्ट होने के बाद कैरेक्टर से बाहर आना, फिर नेक्स्ट डे फिर से कैरेक्टर में। वो आप जरा एक्सप्लेन कीजिए सर, कैसे करते हैं आप? नहीं, ये बहुत खूबसूरत सवाल पूछा आपने। वाकई में ये बहुत, जितना हम सोचेंगे उतना इजी नहीं है। एक कैरेक्टर को सबसे पहले तो आपको समझना चाहिए। जब आप स्क्रिप्ट आपके सामने आती है, आप उसे पढ़ते हो, पढ़ने के बाद में वो कैरेक्टर के लिए आप बहुत ज्यादा सोचते हो कि वो कैरेक्टर का एटमॉस्फेयर क्या रहेगा, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहेगा, उसका एजुकेशन क्या रहेगा, उसकी भाषा क्या रहेगी। ये सारी चीजें सोचकर आपको वो कैरेक्टर में खुद को ढालना पड़ता है। यस। सबसे पहली बात, जैसे जब सामने वाला इंसान अगर आपको देखने आ रहा है, तो वो आपको पैसे देकर देखने आ रहा है, तो वो पैसे देके आपको देखने जब आ रहा है, तो ऐसे वैसे तो कुछ देखना वो मंजूर नहीं करेगा। तो आपकी एक्टिंग में वो प्योरिटी चाहिए कि जब वो आपको देखे तो वो कैरेक्टर करके आपको देखे, ये नहीं कि वो जो आप हो वो करके देखे। आप हो, जैसे मैं एक देव, मेरा नाम देव है, मैं देव हूं, लेकिन जब मैं अगर कोई कैरेक्टर कर रहा हूं तो उस वक्त मैं देव नहीं हूं, उस वक्त मैं वो कैरेक्टर हूं। इतना मुझे खुद को मोल्ड करना पड़ेगा, वो कैरेक्टर में खुद को ढालना पड़ेगा। उसकी भाषा, उसकी देह बोली, उसकी हर एक चीज मुझे एडप्ट करनी पड़ेगी। तो जितना सोचेंगे उतना वो इजी नहीं है, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। कभी कभी आपको वो कैरेक्टर जहाँ पे रहते हैं वहां पे, आपने सुना होगा बहुत सारे आर्टिस्ट जिन्होंने अगर कोई मूवी साइन कर ली और उसमें वो कैरेक्टर रहेगा, तो वो कैरेक्टर जो एरिया में रहता है वहां पर जाकर वो लोग रहे, उन्होंने वो जिंदगी जी है। ऐसे बहुत बड़े आर्टिस्ट है, बहुत बड़े कलाकार है जिन्होंने वो जिंदगी जी है। उन्होंने खुद जीकर देखा है कि अगर मैं वहां पे हूँ तो मैं क्या महसूस करता हूँ, और वो जो मैं महसूस करता हूँ वही मुझे स्क्रीन पे दिखाना है। तो ये सारी चीजें आपको एडप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद में वो आएगी। अच्छा, ये भी बात बहुत जरूरी है कि आप अगर कोई कैरेक्टर कर रहे हो तो आप उसके अंदर जितना डीप जाते हो उतना डीप आपने निकलना भी चाहिए, क्योंकि वो निकलना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत डेंजरस भी है वैसे देखा जाए तो। अगर आप किसी कैरेक्टर में बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाते हो तो उसमें से बाहर आना मुश्किल होता है, क्योंकि जो हमारी नेचुरल रोज की जिंदगी है, प्रेजेंट लाइफ है, और जो हम कैरेक्टर कर रहे हैं इसमें बहुत फर्क होता है। तो कहीं ना कहीं हम खुद को उस जैसा समझने लगते हैं, फील करते हैं, और नॉट ओनली बॉडी लैंग्वेज से या बॉडी से या पहराव से, हम मेंटली, फिजिकली हर एक चीजों से उसमें ढल जाते हैं, दिल से भी, कि वो कैरेक्टर हम जीना शुरू कर देते हैं। तो उसमें से बाहर आना भी उतना ही जरूरी है, आना भी चाहिए। आप वही कैरेक्टर में जी नहीं सकते, और जब आपको जरूरत हो तब आपने 100% वो कैरेक्टर में उतरना भी जरूरी है। तो ये सारी चीजें वो एक एज अ आर्टिस्ट, एज अ कलाकार आपको आना ही चाहिए, और ये सीखना भी पड़ेगा हर एक कलाकार को। अच्छा, क्यों आजकल की लाइफ में जैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोग कलाकार तो बन जाते हैं, लेकिन वो जो कैरेक्टर है उसको कहते हैं न्याय नहीं दे पाते, उसको वो जस्टिस नहीं कर पाते। तो वो चीजें बहुत जरूरी है, बिकॉज जस्टिस करना एज अ कलाकार आपका वो फर्स्ट ड्यूटी है। क्योंकि वो कलाकार को जब जिसने लिखा है, जो कैरेक्टर को जिस इंसान ने लिखा है, राइटर ने लिखा है, वो चाहता है कि वो कलाकार, वो जो कैरेक्टर है वो बाखूबी वैसे ही निभाए जैसे मैंने लिखा है। करेक्ट। फर्स्ट हो गया राइटर, सेकंड हो गया डायरेक्टर। वो डायरेक्टर भी यही चाहता है
कि मैं जो चाहता हूँ उस तरीके से ये जो कैरेक्टर है वो प्ले करे रोल। सेकंड हो गया डायरेक्टर और थर्ड हो गया प्रोड्यूसर, जिसने वो पैसा लगाया है उसको भी ये चाहिए कि मेरा भाई कैरेक्टर जो है उससे मेरा डायरेक्टर और मेरा राइटर ये सेटिस्फाइड रहे। जो कुछ भी हम कर रहे हैं, जो स्टोरी कर रहे हैं, और ऑडियंस तो कन्विंस्ड होनी ही चाहिए 100%। उसको जो दिख रहा है वो बिलीव करना, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस दिन आपका कैरेक्टर जो आप कर रहे हो वो ऑडियंस ने बिलीव कर लिया, कन्विंस हो गए कि नहीं वाकई में ये कैरेक्टर में उतरा है, ये 100% दे रहा है, तो आप जीत गए। तो कैरेक्टर उतना 100% प्योरिटी निभाना, उसको जस्टिस देना, ये हर एक कलाकार का मैं समझता हूँ फर्स्ट ड्यूटी है। राइट। और सर मैंने अभी कुछ पॉडकास्ट देखे, मतलब प्रिपरेशन के लिए। तो मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बाघा करके कैरेक्टर है। Yes, हाँ। तो उनका नाम ज्यादा लोगों को पता नहीं है, उनका नाम सबको बाघा ही पता है। बाघा होता है। सो वो एक कल्ट हो जाता है, कल्ट ऑडियंस बन जाती है उनके लिए। सो एक्टर को कभी कभी वो मतलब अच्छा लगता है या फिर बुरा लगता है कि यार मैं मेरे नाम से नहीं पहचाना जा रहा हूँ, मैं मेरे कैरेक्टर के नाम से पहचाना जा रहा हूँ। तो इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, ये बात है कि ये कैसे है कि अगर अच्छा कुछ हो, जैसे बाघा का कैरेक्टर कॉमेडियन कैरेक्टर है, वो जब करता है या उसके जैसा कोई और भी करने की कोशिश करता है तो उसको अच्छा लगेगा। लेकिन एक्टर को कहीं ना कहीं दिल ही दिल में इस बात के भी डर होता है कि अगर मैं कोई नेगेटिव कैरेक्टर कर रहा हूँ तो वो नेगेटिव कैरेक्टर लोग सिर्फ एज ए एंटरटेनमेंट करके देखें, और थिएटर में से जब बाहर आएंगे वो, तो वो उस चीज को जस्ट याद रखे, उसे दोहराए ना। ये भी उतना जरूरी है, बिकॉज कोई भी एक्टर अगर एक्ट कर रहा है उस चीज का, भले वो अच्छा हो, बुरा हो या कॉमेडियन हो, उसको लोग एडप्ट करेंगे। अगर अच्छा ही एडप्ट की तो अच्छी बात है, किसी भी कलाकार को वो अच्छा ही लगेगा, खुशी होगी। लेकिन अगर बुरा ही वो कोई एडप्ट कर रहा है तो वो उतना ही डेंजरस है, बिकॉज इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा हो जाते हैं लोग, जिसे वो देखते हैं, उसका कुछ एक मूव हो या उसका कोई एक डायलॉग हो या उसका कपड़े पहनने का स्टाइल हो या बोलने का स्टाइल हो या कुछ उसका जो कुछ भी है वो एडप्ट करते हैं। जो ऑडियंस देखती है, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो। जो ऑडियंस होती है उनको बस ये समझ में आता है भाई मैं इसके जैसा दिखता हूँ क्या। सबसे बड़ी बात, अगर वो दिखता है तो वो नेचुरली उसके ड्रेसिंग को भी एक्सेप्ट करेगा, एडप्ट करेगा। जैसे अगर कोई समझो अमिताभ बच्चन सर है, उनके जैसी हाइट हो, पर्सनालिटी हो, हेयर स्टाइल हो, तो कोई भी उनको एडप्ट करने की कोशिश करेगा। फिर उनका स्टाइल वो जाके उनके जैसे कपड़े सिलवा के लेगा, वो पहनेगा, उनके जैसा बिहेव करने की कोशिश करेगा। तो बहुत जल्दी लोग एडप्ट कर लेते हैं, ऑडियंस में ये चीज है। तो करते वक्त कैरेक्टर हम कर लेते हैं, लेकिन ये चीज का भी हमको होश रखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। और अगर कुछ नेगेटिविटी वैसे फैल रही है हमारी वजह से, हमारी कैरेक्टर की वजह से, तो आपने ऑडियंस को या लोगों को रूबरू होके ये बताना भी चाहिए कि भाई ये मत करो, ये गलत है, ये मैंने एज एक्ट करके किया था। वो चीज का वो कैरेक्टर था, कैरेक्टर की और डायरेक्टर की और वो जो राइटर थी उनकी वो रिक्वायरमेंट थी, इसलिए मैंने वो प्ले किया। बट आप इन सब चीजों को एडप्ट मत करो। तो ये चीजें बहुत उसे ध्यान रखना चाहिए एज आर्टिस्ट कि मैं जो दे रहा हूँ अच्छी चीजें, नो डाउट आप एडप्ट करो, एक्सेप्ट करो, उसे दोहराओ। वो एक स्टाइल बन जाएगी, वो एक ट्रेंड बन जाएगा जैसे। तो उसके लिए खुशी है, अच्छा चीजें जो भी आएगी मार्केट में या ऑडियंस एडप्ट करेगी, उसके लिए खुशी हर एक आर्टिस्ट को होगी। लेकिन बुरी चीजों के लिए थोड़ा सा कहीं ना कहीं दिल में दर्द भी होगा, दुख भी रहेगा कि नहीं, बुरा तो नहीं एडप्ट करना चाहिए। सर आपने अभी बताया कि आपने हिस्टोरिकल कैरेक्टर प्ले किया, सो आपका उसमें क्या एक्सपीरियंस था? थोड़ा सा माइंड से आपको पीछे लेके जाना पड़ता है कि हिस्टोरियन है बोले तो आपको थोड़ा वो जमाने का सोचना पड़ेगा कैरेक्टर में जाने के लिए। तो आपने कैसे तैयारी की थी वो कैरेक्टर के लिए?
और कैसे प्ले किया सर आपने वो कैरेक्टर? नहीं, सबसे पहले बात तो ये बात सही है, हिस्टोरिकल में बहुत टफ होता है। टफ इन द सेंस आपको बहुत स्टडी करनी पड़ती है। ये टफ को मैं उस तरीके से सोचता हूँ कि आपको स्टडी बहुत करनी पड़ती है, आपको पढ़ना पड़ता है। जैसे आप कोई भी हिस्टोरिकल आज करते हो, फिर वो आर्टिस्ट हो या राइटर हो या डायरेक्टर हो, जिसकी भी अगर आप बायोपिक कर रहे हो या अगर आप हिस्टोरी के रिलेटेड कोई भी स्टोरी कर रहे हो, तो वो स्टडी करना बहुत जरूरी है। वो कैरेक्टर के बारे में, उनके कल्चर के बारे में, तो ये बहुत ज्यादा टफ होता है। वो स्टडी करके आपको वो एडॉप्ट करना है, सबसे पहली बात। तो आपको नेचुरली उस जमाने की तरह सोचना पड़ेगा, उस जमाने की तरह खुद का हर एक चीज आपको चेंज करनी पड़ेगी। ड्रेस पहन के तो चलो कर लोगे आप, लेकिन आपको इंटरनल वो चीजें आनी चाहिए, अंदर से आपको वो लगना चाहिए कि मैं वो हूँ या मैं उस जमाने का हूँ। जब आप खुद फील करोगे तो वो उतना अच्छा बाहर आएगा एज अ एक्टर। तो वो इतना इजी नहीं है, लेकिन उसके लिए अगर आप मेहनत करोगे, स्टडी करोगे, जानोगे, समझोगे, हर एक चीज करके अगर उसको करने की कोशिश करोगे तो 100% अच्छा होगा वो। मैं ये पूछना चाह रहा था कि आप अभी मतलब शूट तो कैसे होता है मुझे आइडिया है, मैंने देखे हुआ है शूट, इसलिए लोगों को पता नहीं होता, इसलिए मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। कैमरामैन होता है, उसके बाद उसके असिस्टेंट्स रहते हैं, डायरेक्टर के असिस्टेंट्स, ऐसे करके पूरा लाइट सेटअप वगैरह वगैरह 15 20 30 मैक्सिमम टीम 50 तक भी जा सकते हैं सीरियल या मूवी के शूट पे। तो वो सब लोग आपकी तरफ देख रहे होते हैं, तब आपको कैरेक्टर में जाके आपको एक्ट करना है वो एक सेट पे। और इतने सारे लोग आपको लाइव देख रहे हैं, कैमरा चालू है, कैमरा फियर भी रहता है कि कैमरा चालू है। पहले बार तो कोई कर नहीं पाता है। मैंने 2 टाइप के लोग भी देखे कि एक डायरेक्टली स्विच हो जाते हैं बटन दबा, जैसे कि कैमरा सामने आएगी तो कैरेक्टर डायरेक्टली कैरेक्टर अडॉप्ट कर लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग देखे कि 2-3 टेक देने पड़ते हैं उनको, उनके बाद फिर वो उनका कैमरा फिर 2-3 टेक के बाद ही जाता है। तो इसको ये चीज को जरा एक्सप्लेन कीजिए कि ये आप कैसे फेस करते हो कैमरे के सामने? नहीं, ये ऐसी बात है ना कि देखो, जैसे जितना जैसे हम स्कूल में होते हैं, तभी स्कूल में, क्लासरूम में हर कोई तो फर्स्ट नहीं आएगा। यस, राइट। फर्स्ट कौन आता है? जो सबसे ज्यादा पढ़ाई करता है। यस। जो पढ़ाई करेगा, दिल लगा के करेगा, याद रखेगा, और उसी तरीके से वो लिखेगा क्वेश्चन पेपर्स, वो लड़का फर्स्ट आएगा। फिर कोई उससे थोड़ी कम पढ़ाई जिसने की है वो सेकंड आएगा, उससे थोड़ी कम पढ़ाई जिसने की वो थर्ड आएगा। तो ये बात वैसे ही है, जो जितना ज्यादा उसमें खुद को ढालने की कोशिश करेगा वो उतना अच्छा दे पाएगा। जिसने काम किया है, काम करते करते वो सीखते सीखते आज वो इस मुकाम पे पहुंचा है कि जैसे आपने कहा बटन दबाया तो वो स्टार्ट हो जाता है। हाँ, राइट। तो ये उसका एक्सपीरियंस है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी, आप ये कह सकते हो कि एक तपश्चर्या है। उसने खुद को उतना दिया है, समर्पित किया है उस चीज के लिए। तो इसलिए उससे वो चीजें इजीली हो जाती है या वो करने की कोशिश करता है। कोई कैरेक्टर ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको मतलब बड़े से बड़े आर्टिस्ट को भी कुछ वक्त लगता है। तो ये सारी चीजें ना, उसका एक्सपीरियंस, उसकी तपश्चर्या, उसकी मेहनत और वो जो कैरेक्टर है, इस पे डिपेंड होता है। ओके। आपने देखा है जैसे बहुत बड़ा नाम हो इंडस्ट्री का, उनको भी कोई कैरेक्टर तकलीफ दिया है। मतलब करते वक्त वो लोग भी कभी कभी ऐसे स्टक हो जाते हैं। पता होता है इतना बड़ा आर्टिस्ट है, डायलॉग तो चलो ऐसे ही बोल देगा, लेकिन कुछ कैरेक्टर के लिए वो खुद भी स्टक हो जाते हैं। तो ऐसे जिसे हम ब्लैंक ये कहते हैं, पैच, ब्लैंक पीरियड जो आ जाता है हर एक आर्टिस्ट के लाइफ में, वो थर्ड थिंग है। 2 आपने बताई, एक स्विच हो जाता है और एक कुछ टेक लेता है, लेकिन थर्ड ऐसा भी है कि बड़ा से बड़ा आर्टिस्ट भी कभी कभी ब्लैंक हो जाता है। तो होता है वो एक चीज होती है, वो सडनली हो जाती है, लेकिन उसमें से भी वो रिकवर करके फिर से शुरू हो जाते हैं। और एज अ आर्टिस्ट आपको इस बात का होश चाहिए कि आप एक्ट कर रहे हो और आपको वो एक्ट करनी है।
फिर आपके सामने कैमरा है, इसका भी आपको नॉलेज चाहिए, आपके सामने लोग है, इसका भी आपको नॉलेज चाहिए, और इस आप जो कैरेक्टर में हो उसको भी जहन में रख के आपने वो प्ले करना है एक्ट। तो इन सारी चीजों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है। इसमें आपका एक्सपीरियंस भी काम में आता है, इसका आपका स्टडी भी काम में आता है, हर एक चीजों को बैलेंस करके आपको चलना पड़ता है, जब भी वो आर्टिस्ट कहलाता है। यस। तो कभी कभी कुछ लोगों को वक्त लगता है, तो मैं तो यही कहूंगा अगर वक्त लगता है तो शायद उसके पीछे उनका नर्वसनेस भी हो सकता है, उनका डर हो सकता है, या कुछ वो याद करने की, या कुछ ऐसे भी हो सकता है कि वो एक्सपर्ट है लेकिन उस चीज को वो कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश में वक्त लगा रहे हैं। तो ये इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि वहां पे एग्जैक्टली क्या सिचुएशंस है कि वो आर्टिस्ट ऐसे बिहेव कर रहा है। तो हर एक का रीजन अलग अलग है। वक्त लगा तो क्यों लगा वही, और किया तो क्यों किया। यस, वही वही किया तो क्यों किया। ऐसा होता है कि कभी कभी एक सिमिलर कैरेक्टर भी होते हैं जो आपके लाइफ में आते रहते हैं कंटिन्यू, तो आप उसकी हैबिट हो जाती है। तो जैसे उनको अगर सेम कैरेक्टर आ गया, जैसे अगर कोई किडनैपर हो और किडनैपर को नेक्स्ट मूवी में भी किडनैपर का ही रोल आया, तो उसको वो जब कैरेक्टर आ गया तो इसने इसके पहले भी 2-4 बार किया हुआ है, तो वो स्विच स्टार्ट हो जाएगा फटाक से। यस, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है, उसने वो किया हुआ है, वो उसमें ढाला हुआ है खुद को, तो वो करेगा फटाक से। और मैं मतलब आपको 4 या 5 साल से पहचानता हूँ सर। आपका फैशन सेंस तो मुझे पहले से पता है, टॉप नॉच रहता है सर। और मैंने भी आपसे बहुत सारा इंस्पिरेशन लिया है फैशन की वजह से, इधर से मतलब पर्सनल लाइफ में बोल रहा हूँ मैं। वो कैमरे के सामने तो सब डिजाइनर्स वगैरह रहते हैं। आपने अभी फैशन शो भी किया, तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। फैशन शो का ऐसा है ना कि मैं फैशन इंडस्ट्री से काफी दूर था। कभी कभार अगर किसी फैशन शो में मुझे एज अ गेस्ट बुलाया तो फिर मैं जाता था, बस बैठता था, फैशन शो देखता था, अवार्ड कुछ रहेंगे मेरे हाथों से किसी को देना है, फेलिसिटेशन वगैरह करता था और आता था। लेकिन ये फैशन शो को मैंने एक अलग नजरिए से देखा। मैंने देखा यहाँ पे फैशन शो में जो भी न्यू कमर्स आते हैं, फैशन शो में आते हैं, फैशन शो करते हैं, उसमें से जीतते हैं, लेकिन जीतने के बाद में उसके आगे क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके सामने है, उसके आगे क्या। तो मुझे ऐसे लगता है अगर उनको वो जर्नी कंटिन्यू रखनी है तो उन्होंने खुद के ऊपर स्टडी करके, वहां पे भी देखो सीखना ये पार्ट आ गया कि खुद पे स्टडी करो और फिर उसको दोहराओ और अच्छा करने की कोशिश करो। ये हो गया जो वहां पे पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए। अच्छा, ये फैशन शो में मैं खुद पार्टिसिपेट मतलब इन्वॉल्व होने के पीछे का रीजन ये था कि मैं कुछ करना चाहता था। जैसे मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं खुद के लिए तो कर रहा हूँ, खुद के लिए मैं काम कर रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ, पैसा कमा रहा हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल खुद जी रहा हूँ, मेरे फैमिली को दे रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो हम समाज के लिए देना बनते, सोसाइटी के लिए देना बनते, तो क्या कर सकते। तो मैं एक ब्लाइंड स्कूल में गया था, हैंडीकैप सेंटर में। तो वहां पे मैंने बहुत सारे ब्लाइंड लोगों को देखा। वहां पे मैंने कुछ फंक्शंस भी थे उनके, उनमें भी मैं उनको ये हुआ अटेंड हुआ। फिर मैं कैंसर पेशेंट्स के वहां गया, कैंसर पेशेंट्स के से भी मिला मैं। कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, वहां पे भी कुछ फंक्शंस थे, वहां पे भी मैंने अटेंड किए काफी। तो इन सबको मिलके मुझे एक चीज दिमाग में आई कि मैं कुछ कर सकता हूँ क्या इनके लिए। हैंडीकैप हो, कैंसर पेशेंट्स हो, ब्लाइंड पीपल्स हो, फिर कोई ऑर्फनेज वाले बच्चे वो हो, तो इनसे मिलकर मुझे ऐसे लगा कि फैशन शो थ्रू मैं कुछ कर सकता हूँ। फिर मैंने ये फैशन शो स्टार्ट किया। मैंने फिर मिस महाराष्ट्र से लेके मिस अभी इंडिया का फैशन शो में कर रहा हूँ। मेरा मेन मोटो ये है इस फैशन शो के पीछे का, टोटल जो भी खर्चा होगा उसमें से एक जो शेयर है वो मैं पूरा इनको चैरिटी करना चाहता हूँ। और मैंने किया भी, मैंने 2-3 फैशन शो किए, उसमें मैंने उनको चैरिटी किया, उनको मैंने कपड़े, उसके बाद में जो ये ग्रोसरी वगैरह वो सारी चीजें सप्लाई की, एज वेल एज चैरिटी भी किया।
उनको मेडिसिन दिए, उनको विटामिन की मेडिसिन प्रोवाइड किए। तो ये सब करके मुझे कहीं ना कहीं एक सुकून मिला। मैंने सोचा मैं अकेला कर सकता हूँ तो मैं कर करके कितना कर सकता हूँ, लेकिन जब मैंने ये फैशन शो थ्रू किया और ये जो भी फंक्शंस कर रहा हूँ, जैसे फैशन शो हो गए, दूसरे में मैंने काफी सारे डांस के फंक्शंस किए, वो भी मैंने इवेंट्स रखे, मैंने सिंगिंग के इवेंट्स रखे। उसमें से भी जो कुछ भी मैं बनता हूँ, मैं खुद के लिए तो कमा सकता हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के लिए वो करना चाहता हूँ जिससे न्यू कमर जो है उनको प्लेटफॉर्म भी मिलेगा, और सेकेंड थिंग उसमें से कुछ मैं इनके लिए भी वन स्ट्रोक कर सकता हूँ, इसलिए मैं ये फील्ड में आ गया। ओके। और आपने बताया कि फैशन शो जीतने के बाद आगे क्या? हाँ तो आगे क्या वो हाँ, बताइए। वो सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो फैशन शो जीतने के बाद में मैंने उन लोगों को ये किया है, देखो जर्नी है और आपको चलना तो पड़ेगा, लाइफ है। अच्छा, आप कितना डेडली उसमें इन्वॉल्व हो, सिंसियरली कर रहे हो, खुद के करियर को लेके, खुद के गोल को लेकर कितना सीरियस हो, आप देख रहे हो खुद को, तो आपको सीखते सीखते, फैमिली को संभालते संभालते, बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो उसके साथ में अगर आपकी जो हॉबीज है या जो गोल है उसके लिए आप कर रहे हो, तो आपको एक सही ट्रैक पकड़ना जरूरी है। सबसे पहली बात, आप जिस किसी के भी हाथ में जा रहे हो, वाकई में वो हाथ उतने जेन्युइन है जो आपको बना सकते हैं, ये आप सबसे पहले क्रॉस चेक कर लो। क्योंकि अभी मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, गलत हो रही है, एक्सप्लॉयड हो रहे हैं लोग, फाइनेंशियली एक्सप्लॉयड हो रहे हैं, इमोशनली एक्सप्लॉयड हो रहे हैं, लड़कियों से बराबर, मतलब उनके बराबर लड़के भी एक्सप्लॉयड हो रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को संभालो सबसे पहले। तो आप करियर करना चाहते हो, नो डाउट कीजिए आप करियर, आप 100% आप श्योर हो कि मुझे ये फील्ड में करियर करनी है, स्ट्रगल तो करना पड़ेगा, ये फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, आप कहीं पे भी एक्सप्लॉयड ना हो, इसके लिए आप अलर्ट रहो, ये मैं बोलना चाहता हूँ। और थर्ड थिंग, आपको खुद को प्रेजेंट करना होगा। जैसे आपको कोई प्रेजेंट करे ना करे, आपको कोई फैमिली बैकग्राउंड स्ट्रांग रहेगा या नहीं रहेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा खुद को। आपको जैसे आपके पोर्टफोलियो बनानी पड़ेगी, आपकी एक्टिंग क्लिप बनानी पड़ेगी, ऑडिशंस क्लिप बनानी पड़ेगी, आपको एक जगह पे नहीं 10 जगह पे वो दिखानी पड़ेगी, आपको मिलना पड़ेगा 10 लोगों से, आपको खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए। आप जब खुद को प्रेजेंट करोगी तो आपके स्किल रहेंगे या जो आपकी एक्टिंग रहेगी, उसको देख के नो डाउट आज नहीं आपको काम मिलेगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो काम मिलेगा। जो आपकी सिर्फ स्किल देख के आपको लेंगे, ये चीज सबसे बड़ी है। जैसे कोई लोग कहते हैं, बहुत सारी गलत चीजें भी हो रही है मार्केट में, तो गलत रास्ता या गलत चीजों को अपनाने से आप कुछ बनोगे, ये कभी नहीं होता। आप किसी और दिशा ही चले जाओगे। खास करके मैं, जो हमारी माताएं हैं, हमारी जो मेरी आज बहनें हैं या न्यू कमर जो लड़कियां आ रही है, उनके लिए मेरा ये कहना है एक कि आप बहुत सोच समझ के चलिए। ऐसा नहीं है हर कोई इस फील्ड में बुरा है या ये फिल्म गंदी है या फील्ड ही अच्छी नहीं है, इसमें मत आओ। इसमें आइए आप, इसमें आप करिए, बहुत अच्छी फील्ड है, अच्छे लोग भी है इस फील्ड में, बहुत अच्छे लोग हैं। लेकिन आप अच्छे रहोगे तो आपको सब लोग अच्छे मिलेंगे। आपने खुद ने कुछ बाउंड्रीज, कुछ खुद के इथिक्स, कुछ प्रिंसिपल्स, इनको बना के चलिए और बिलीव ऑन योर सेल्फ। खुद पे भरोसा रखिए, खुद के एक्टिंग पे, खुद के काबिलियत पे भरोसा रखिए, आपको सब अच्छा होगा, अच्छा मिलेगा। गलत चीजों से आप परे हो जाइए, दूर रखिए उसको। ये मतलब मेरा एज पर माय पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये लगता है कि अच्छा इंडस्ट्री है, अच्छा हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, बहुत सारे लोग बने हैं इसमें से। कुछ लोगों को बनने में, जैसे नवाजुद्दीन सर रहेंगे या जैसे इमरान सर रहेंगे, ये सारे लोग आज सीखे, उन्होंने खुद को ढाल दिया, आज वो बने, आज वो एक लेवल पे, बहुत बड़े लेवल पे।
उनका भी करियर हुआ है, उन्होंने भी नाम शोहरत पैसा हर एक चीज ये इंडस्ट्री से ही कमाई है। यस। तो ये इंडस्ट्री हमारे लिए हमारी माता है, हमारी पूजा है। हम इसको जिस तरीके से देखेंगे हमें वो देगी। तो ये मतलब है ऐसा कि कर सकता है, हर कोई कर सकता है, लेकिन बस वो एक वे पकड़ के एक कहते हैं ना, एक कंपनी भी हो तो उसको चलाने का एक सिस्टम है, तो वो सिस्टम से अगर आप बढ़ोगे, ट्राई करोगे तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। यस सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट पे हम जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस बताइए पॉडकास्ट पे। सर मुझे बहुत अच्छा लगा, नो डाउट मैं हमेशा बोलता रहता हूँ और बोलने की कोशिश करते रहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है बोलना, बिकॉज शेयरिंग सबसे बड़ी बात है, मुझे ऐसे लगता है शेयरिंग से आप खुश रहोगे, हैप्पी रहोगे। और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छा हेल्दी लाइफ जीने के लिए। और होप रखिए, खुद पे भरोसा रखिए, यही मैं बोलना चाहता हूँ। मुझे बुलाने के लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।